नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उत्तराखंड के चमोली में आई भयानक तबाही में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 202 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव के काम में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। तपोवन की बड़ी टनल में इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है और जानकारी के मुताबिक इस टनल में अभी भी करीब 38 से 40 लोग फंसे हुए हो सकते हैं। लेकिन इस बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या चमोली में आए हिमस्खलन की वजह महत्वाकांक्षी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने 2005 में ही किया था। क्या इस परियोजना के लिए पहाड़ों को काटे जाने की वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और फिर यह हादसा हुआ, यह हिमस्खलन हुआ, ग्लेशियर टूट गया? क्या जिस तरीके से बिल्कुल नदी के किनारे पत्थर तोड़े गए उस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? चमोली जिले में रविवार को हुए इस हादसे के बाद ये वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, अपने जवाब तलाश रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मई 2019 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूरी परियोजना पर सफाई देने के लिए कहा था। उस जनहित याचिका में कहा गया था कि चमोली के रैणी गांव में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पूरा का पूरा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। 2019 में प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका डाली गई थी। नैनीताल हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी और रैणी गांव के लोग ही हैं जिन्होंने इस याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट में दायर किया था। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कंपनी पर आरोप लगाए थे कि यह कंपनी पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने में अपनी मनमानी कर रही है, नियमों को ताक पर रख रही है और यह कंपनी खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। इस तरह के आरोप भी इस याचिका के जरिए लगाए गए थे और यह कहा गया था कि सारे नियम कायदे पहाड़ पर काम करने के जो हैं उनको ताक पर रखकर यह कंपनी काम कर रही है। मानकों की अनदेखी कर विस्फोटक से पत्थर तोड़ने का आरोप भी स्थानीय निवासियों ने लगाया था और साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि यहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा था यह पूरा पावर प्रोजेक्ट, लेकिन कंपनी की तरफ से जो मुआवजा देने का वादा किया गया था वो मुआवजा भी यहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, यहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनको नहीं दिया गया। यानी कि ये बात पहले से ही सामने थी कि ये प्रोजेक्ट लगेगा तो हो सकता है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़े और उससे नुकसान पर्यावरण को पहुंच सकता है। और सवाल अब यही उठ रहा है कि कल जो हादसा हुआ, कल जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा, 19 लोगों की अब तक मौत हुई है, क्या उसके पीछे ये पावर प्रोजेक्ट या फिर इसके जैसे और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उत्तराखंड में, हिमालय के एरिया में, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि हादसे के पीछे की वजह क्या ऋषि गंगा पावर प्लांट है, हम ये सवाल उठा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे जो हमने जो सवाल उठाया, एक बड़ी वजह यह है कि आईआईटी कानपुर ने चमोली के ग्लेशियरों का बाकायदा एक अध्ययन किया था, एक स्टडी की थी। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में भी है, इसी ने अध्ययन किया था ग्लेशियरों का और 1980 से 2017 के बीच इलाके में ग्लेशियरों में हुए बदलाव का अध्ययन किया गया था। बाकायदा एक स्टडी पूरी की गई थी। इस स्टडी के बाद, अध्ययन के बाद आईआईटी और वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मानवीय गतिविधियों की वजह से ग्लेशियर्स पर असर पड़ रहा है और ये ग्लेशियर्स लगातार सिकुड़ रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, यानी कि पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए और इन ग्लेशियरों का सिकुड़ना और ज्यादा बढ़ गया, जिससे जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ करना इस हादसे की वजह बना है? ऋषि गंगा परियोजना जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये 2005 में शुरू की गई थी। पहले यह कहा गया था कि नदियों के प्रवाह से किसी भी तरह की छेड़छाड़ इस परियोजना के दौरान, इसके काम के दौरान नहीं होगी। नदी के किनारों पर विस्फोट नहीं होंगे, इस बात को भी जो कंपनी के लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरफ से छेड़छाड़ नहीं होगी। प्राकृतिक धरोहरों से भी छेड़छाड़ से इनकार किया गया था और रिपोर्ट थी कि ये जमीन बड़ी बिजली परियोजना के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जमीन गीली होने के कारण इस तरह की परियोजनाओं को नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं बन सकती हैं इस तरह की परियोजनाएं। इलाके के पहाड़ पथरीले और कमजोर हैं, यहां पर ठोस निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इन सारी चेतावनियों को, इन सारी रिपोर्ट्स को अनदेखा करते हुए भी पावर प्रोजेक्ट यहां पर बनाया गया और अब आप देखिए उसका नतीजा हमने देखा है कि क्या हुआ है। एक बड़ा हादसा हुआ और इस बड़े हादसे में 19 लोग अब तक जान अपनी गंवा चुके हैं। और अब आपको तपोवन बांध की हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर तबाही से पहले की है जो हम आपको दिखाएंगे और जो दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है अब, वो तबाही के बाद की तस्वीर है। जरा इस तस्वीर को देखिए। तबाही से पहले कैसे यहां पर पावर प्रोजेक्ट था, पूरा एस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था, लेकिन अब देखिए वहां पर सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हुए हैं।
ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद क्या हालात इस परियोजना के हैं। पूरा मलबा जगह जगह फैला हुआ है। जो मशीनें वहां पर रखी गई थी, मशीनरीज रखी गई थी, वो पूरी तरीके से वहां पर बर्बाद हो गई हैं। ये सब इस आपदा के बाद हुआ है। दो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ की जाएगी, अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, तो फिर प्रकृति किस तरीके से कई गुना ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब देती है, वो ये दो तस्वीरें बता रही हैं। उत्तराखंड में आई इस तबाही को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब मैं मंत्री थी तब अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय में उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था, उसमें आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसीलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए और इससे उत्तराखंड की जो 12% बिजली की क्षति होती है वो नेशनल ग्रिड से पूरी कर देनी चाहिए। ये ट्वीट किया है उमा भारती ने इस हादसे के सामने आने के बाद, इस आपदा के बाद, जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि जब मैं मंत्री थी तो हमने मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड में आई इस त्रासदी को लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी त्रासदी हुई है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि सर जाड़े के मौसम में, फरवरी के मौसम में ग्लेशियर का टूटना, ये बहुत चिंताजनक है। एक ऐसा सत्य है जिसका आगे आने वाले दिनों में भी हमको सामना करना पड़ेगा और ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक डार्क रियलिटी के रूप में हमारे उत्तराखंड के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन जो हमारे मित्र बाहर के देशों से मदद करना चाहते हैं, उन सबको इस पर रिएक्टेशन का सर काम ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल हिमालय है, ये हिमालय नदियों का घर है, उत्तरी भारत की सारी क्लाइमेट को प्रोवाइड करता है, तो इस पर एक फोकस आना चाहिए। सर, रिएक्टेशन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि मेरी बात हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत से, गृह मंत्री ने बात की, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लोकल, क्योंकि आप सर वहीं से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे, क्या काम तेजी से चल रहा है सर? रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा हमारी मैं आईटीबी को सैल्यूट करना चाहूँगा। दे वर फर्स्ट टू रिएक्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिएक्ट किया, सबने जो है, क्योंकि जो केदारनाथ त्रासदी थी उसमें जो लैग्जिटी रही उस समय की सरकार की, उस समय के मुख्यमंत्री की, उसके बाद सब लोग अलर्ट थे और उसी का परिणाम है। और उसके लिए जो ऐसी स्थिति के लिए हमने प्रोटोकॉल डिवाइस किया था, कि उसका परिणाम है कि सारे कंसर्न लोग जो हैं वो इमीडिएट मदद में आए और हमारे पास हमने एसडीआरएफ की 4 बटालियन खड़ी की थी, उन बटालियन से बड़ी हेल्प की है और अब एनडीआरएफ और मैरीन भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनको मैं सबको बहुत धन्यवाद। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है और चमोली में मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला भी जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आदित्य नायक की रिपोर्ट देखिए आप। मैं अभी चमोली में खड़ा हूं, जहां पे जोशीमठ से कुछ 50 से 60 किलोमीटर दूर है और यहां पर भी कल जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, कल जो डैम टूट के जो पानी बहा हुआ है, जो फ्लडिंग हुआ है, वहां से यहां से 50 से 60 किलोमीटर दूर भी यहां पे लाशें मिल रही हैं। यहां पे हम कुछ लोकल से बात करी जिन्होंने बताया कि यहां के एरिया से 2 लाशें मिली है, उन्होंने खुद देखा है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको मुड़ के यहाँ पे दिखाए तो थोड़े दूरी पे आप वो पानी के पास वहां पे एसडीआरएफ की टीम और यहाँ की लोकल पुलिस टीम को आप देख पाएंगे। ये टीम जो है ये यही काम में अभी लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ पे जो 2 लाशें फंसी है उनको बाहर निकाला जाए और उन लाशों को जो एक यहाँ पर अपने टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वहां पे एक है और थोड़ी ही दूरी पर आगे एक देखा जा रहा है। तो करीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर जोशीमठ से इतने दूरी पे भी ये डिस्ट्रक्शन जो है मलबा आया है और यहाँ पे लाशें भी मिली हैं। तो आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा है कि ये हादसा है जो इस पूरे इलाके को देखने को मिला है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको ये भी दिखाए कि जो यहाँ पे एक एम्बुलेंस है यहाँ पे ऊपर जो आके यहाँ पे खड़ी हुई है, इसी एम्बुलेंस में बताया जा रहा है कि इसके अंदर शायद 2 लाशें भी हैं। तो अभी तक जो अकाउंटेड जो नंबर हमें मिल रहा है 12 बजे तक का, वो 18 के करीब था। पर अभी अगर इन जो 2 लाशें मिली है इस एम्बुलेंस के अंदर है उसे गिना जाए और एक जो लाश जो मैंने आपको बताया कि आगे मिला है और उस लाश को अभी तक ढूंढा नहीं गया है, उस लाश को अभी तक निकाला नहीं गया है, तो उसको भी अगर हम गिने तो करीबन 3 लाश तो
हमने इससे आगे गिराया गया है। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें यही बताया है कि मिसिंग पर्सन जो है, जितने लापता लोग हैं वो 200 से ज्यादा अब ज्यादा लापता लोग हैं। तो हो सकता है कि वो लोग उनमें से ज्यादातर हम उम्मीद करेंगे कि उनको कुछ हुआ ना हो, पर वर्स्ट केस सिनेरियो में यही हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को की शायद जान गई हो। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, चमोली। तो आपने देखा कि कल ये हादसा हुआ, कल प्रकृति नाराज हुई और उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है और अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि 202 लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहीं से इस हादसे के बाद अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है और इसीलिए कांपा है पहाड़। दूसरा सवाल यह है कि क्या पावर प्रोजेक्ट की वजह से ये जल प्रलय आई है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन उस विरोध को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद ये सूरत देखने को मिली है कि 19 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आपदा से समय रहते बचा जा सकता था? और चमोली की जो ये आपदा है, ये आने वाले वक्त के लिए, यानी कि भविष्य के लिए, क्या ये चेतावनी है? और इस चेतावनी को हमको बिल्कुल भी अनसुना नहीं करना होगा। इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मैं उनके पास चलूं, आपको बता दूं कि मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपने पैनल को। मेरे साथ इस वक्त उमाकांत लखेड़ा जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। नवीन भटनागर जी, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और कृष्ण मित्रू जी, पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और इस वक्त कविता अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले कृष्ण मित्रू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये एक अलार्म है प्रकृति का? क्या ये एक चेतावनी है प्रकृति की कि अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर उससे एक गुना नहीं, कई गुना ज्यादा भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा? क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पहाड़ में और खासतौर पर हिमालयी बेल्ट में और गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जिस तरीके से ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर, अनदेखा रखकर ये लोग बना रहे हैं पावर प्रोजेक्ट। क्या ये चेतावनी है प्रकृति की कल की घटना? जी, जहां तक कि इस घटना का सवाल है, कल तक तो यही था कि इसे प्राकृतिक आपदा माना जा रहा था। लेकिन बहुत कुछ सोचने समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये निकला है कि ये नहीं बनने चाहिए थे। तो मैं कहीं पढ़ रहा था जी के अगेंस्ट। अब बात ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि ये पहाड़ जो है, गढ़वाल के पहाड़ जो है, ये नरम पहाड़ है, दे आर सॉफ्ट हिल्स, और इनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करना ठीक नहीं था, जो कि काफी लोगों ने पहले कहा था। नंबर एक बात। नंबर दो, जरूरी होता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने के पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लिया जाए। जहां तक मैंने सुना है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, जो उसमें काफी शॉर्टकट्स लिए गए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जहां पे 500 किलोमीटर रोड बननी थी, उसको घटा के 100 किलोमीटर कर दिया गया। अब 100 किलोमीटर का मतलब ये है कि 99 किलोमीटर तक आप जो भी मर्जी कर सकते हैं। अगर 100 किलोमीटर के ऊपर जाती है तो नहीं। तो वो जो 500 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, 100 किलोमीटर के 4-5 में डिवाइड कर दिया। अब वो 99 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप जो मर्जी करते रहे, जो जितने मर्जी पेड़ गिराओ, जितने मर्जी पहाड़ गिराओ। तो इस तरह से एनवायरमेंटल असेसमेंट में किए गए इन प्रोजेक्ट सहमति देने के लिए। ये ऐसी बात ठीक नहीं है, और मेरे हिसाब से 2013 में भी देखा गया था कि जब केदारनाथ में जब वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी एनवायरमेंटल इरोजन्स, सॉइल इरोजन्स हुई थी। उसी तरह से यहाँ पर भी चमोली एरिया में भी कल जो हुआ है गलत हुआ है, और उसकी वजह से
ये जो ग्लेशियर खिसका है उसकी वजह से खिसका है। ठीक है, मैं उमाकांत लखेड़ा जी के पास चलता हूं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है उमाकांत लखेड़ा जी और उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हैं। तो उमाकांत जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जहां पर कल ये हादसा हुआ, वो पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से तबाह हो गया। 2005 में पावर प्रोजेक्ट बना था और उसी वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी से इसका विरोध हो रहा था और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, नैनीताल हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था। फिर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस भी दिया गया था, इस पर सफाई मांगी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पावर प्रोजेक्ट बना और अब सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर इस आपदा के बाद। जी जी, देखिए जो पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, न केवल वो पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, उसके अलावा जो दूसरा पावर प्रोजेक्ट तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट है, उसके कुछ किलोमीटर आगे जाकर के वो है, वो भी तबाह हुआ है। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि पहाड़ों को विकास के नाम पर, पहाड़ों को और पर्यटन के नाम पर, पहाड़ों को तमाम तरह की जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो वहाँ प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, उनके नाम पर एक तरह से छलनी किया जा रहा है। ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। इतने संवेदनशील नाजुक चट्टानों पर जब आप उनको चीरते हुए आप टनल बनाएंगे, आप 4 लेन हाईवे बनाएंगे और आप जो है दुनिया भर के जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उनको अपनी गाड़ियों से चला करके दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जयपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, उत्तर भारत के शहरों से, दक्षिण भारत के शहरों से जब आप लोग कारें चला करके पूरे पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो क्या होगा। और ये जो इन नाजुक पहाड़ों पर जब भीड़ जुड़ेगी तो वो भीड़ जो मानवीय इंसानी हलचलें हो रही हैं, वो इंसानी हलचलें आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग इस तरह की डिजास्टर्स को। और ये जो घटना घटी है, मेरा बहुत क्लियर कट मानना है और मेरा जो अनुभव है, मैं पर्यावरण को बचपन से कवर करता रहा हूँ एज ए रिपोर्टर के रूप में और पर्यावरण के सवालों पर मैंने काफी गंभीरता से चीजों को नजदीक से कवर किया है। मेरा ये मानना है कि लगातार सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, या मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा राज्य सरकार की, बुनियादी विकास के सवाल पर किसी की कोई ईमानदार दृष्टि मुझे नहीं दिखाई पड़ती। नंबर एक बात। नंबर दो, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर्यावरण के लिए 60 के और 70 के दशक में यहाँ चिपको आंदोलन शुरू हुआ। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि गौरा देवी तो महिला थी और नेता थी चिपको आंदोलन की, गौरा देवी उन्हीं का गांव है रैणी, जहां पर ये सब कुछ हुआ। उन्हीं गांव के रहने वाली थी। जहां ये पावर प्रोजेक्ट है, पहला चिपको आंदोलन यहीं शुरू हुआ था और आज 50 साल उत्तराखंड में तबाही, उत्तराखंड में पर्यटन की तबाही पावर प्रोजेक्ट के नाम पर, ये तबाही की घटती यहीं बच गई है। और ये नहीं है जो विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट है, उसमें 5-6 साल पहले वो उसमें टनल में बाढ़ आई थी और टनल बंद हो गई थी और पावर प्रोजेक्ट बंद है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेट पीपीपी मोड में, एनटीपीसी की लीडरशिप में ये जो भी काम हो रहा है, ये केवल मुनाफा कमाने के लिए हो रहा है। और ये मुनाफा कमाने वाले जो भी पावर प्रोजेक्ट के लोग हैं, ये निश्चित रूप से सत्ता पर इनका प्रेशर होता है और इनका वहाँ के पर्यावरण से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों की रोजी रोटी से, और वहाँ ये पहाड़ जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर ये पहाड़ जिंदा नहीं रहेंगे, ग्लेशियर जो है इसी तरह से नष्ट होते रहे, लुप्त होते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिन ग्लेशियरों से ये गंगा और यमुना निकलती है, वो ग्लेशियर जब लुप्त
जाएंगे तो ये जो बिल्कुल ये आपने हरिद्वार बिल्कुल और ठीक बात ऋषिकेश, कही, क्योंकि स्टडी भी ये यही जो- कहती ये है, तो उमाकांत जी, यमुना स्टडी भी नदी यही है। कहती है कि 1970 से लेकर अब तक जो है करीब 15% जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल चुके हैं, और ये सदी खत्म होते होते 70 से 90% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके से हनन वहां पर चलता रहा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कविता जी के पास चलूंगा। कविता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या पहाड़ों की जो संवेदनशीलता है उसको समझने में लापरवाही की जा रही है, तभी इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तभी प्रकृति इस तरह से विकराल रूप में अपना जवाब दे रही है? सबसे पहले तो मैं सराहना करना चाहूंगी जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ उत्तराखंड पे जमीन पे लग के काम कर रहा है, सच्ची में सराहनीय है। पर दुख की बात यह है, जैसे आपने पूछा है कि मानव ने प्रकृति को इस तरह से छेड़छाड़ करी है कि ऐसा लग रहा है कि हम कैसे लौट कर वापस इसे ठीक कर पाएंगे। आप देखिए उत्तराखंड में ये रेपिटेटिव हो चुका है पूनिया जी, पहली बार नहीं है ना कि देखिए केदारनाथ हुआ, उसके बीच में कभी फॉरेस्ट फायर होता है, कभी ग्लेशियर मेल्ट होता है, कभी फ्लडिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है। वहां पर एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लेशियोलॉजी जियोलॉजी है देहरादून में, जो बहुत अच्छी स्टडी करता है, साइंटिस्ट हैं वहां पर, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो क्या हम सुन नहीं रहे हैं उनकी बात? मुझे लग रहा है कि या तो हम बहरे हो गए हैं या हम अंधे हो गए हैं कि पिटीशन जारी है कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, तब भी हम नहीं सुन रहे हैं। तो बहुत प्रेम से मैं ये कहना चाहूंगी कि अब वक्त आ गया है कि आप रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की और पर्यावरण विदों की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब ये हल्के में इतनी जाने जा रही हैं। आप सोचिए वहां पर उत्तराखंड में, तो क्या ये हम इसे रोक ना सकते थे? मुझे लगता है वो वाला एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि हु डन इट, आखिर फॉल्ट किसकी है इसमें? आप बताइए। इतनी माल और जान की हानि हो रही है, आज हम बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं, मगर ये कोई खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम बाद में बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत पहले सरकार में हो जानी चाहिए थी, और ये जो है कांग्रेस के टाइम से ही ये पिटीशंस चल रही है इस बारे में। तो देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, और मैं आशा करती हूँ कि अब 2 बार धोखा हो चुका है उत्तराखंड में, अब तीसरी बार हम उसको ना लें। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी के विधायक विनोद चमोली जी भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी क्या रिपोर्ट है आपके पास? ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, और अभी क्या संभावनाएं ऊपर नजर आ रही है अभी, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर? क्या है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे हमारे उत्तराखंड की सरकार हो, तो काफी हद तक राहत कार्य वहां पर चल रहा है। और ये संभावना है कि जो घटना घट गई, अब आगे शायद उसके ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसको लेकर लोगों के ऑपरेशन चल रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों को राहत देने का भी काम चल रहा है। जी, अच्छा विनोद जी, ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे के पीछे क्या ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वजह है? क्योंकि 2005 से इसका विरोध शुरू हुआ था, जब ये बनना शुरू हुआ था, हाईकोर्ट भी मामला गया था, हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी दिया था और सफाई मांगी थी कि भाई क्या है जो इतने सारे एलिगेशंस इस पर लग रहे हैं, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पावर प्रोजेक्ट बना। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से हादसा हुआ? क्या इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये उत्तराखंड के पहाड़ों को तबाह कर रहे हैं? क्या ये हादसे इनकी पीछे की वजह है? देखिए, सिर्फ एक कारण को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज नहीं वर्षानुवर्ष हम लोग देख रहे हैं, जब हम बचपन में भी थे तब ब्रेगंगा का एक आपदा आई थी, और इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, और पहाड़ों पर इस तरह की तरक्की है, तो कोई एक अकेला कारण इसके लिए नहीं मान सकते हैं। नहीं, आप ही की पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री थी तब मैंने कहा था कि इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स गंगा और उसकी सहायक नदियों पे जो बन रहे हैं, ये पहाड़ों को, हिमालय पर्वत श्रृंखला को तबाह कर रहे हैं। हमने मना किया था कि ऐसे नहीं बनने चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी जिस तरह से ये घटना घटी है, तो आगे चल के जो हमारा डैम श्रीनगर के पास है, उस डैम के कारण आगे की त्रासदी रुकी है, ये भी आपको ध्यान में होगा। जब केदारनाथ की घटना घटी थी, उसके बाद लगातार इन डैमों का उपयोग करके पानी को नियंत्रित करने का प्रयास भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही पक्ष उसका है, दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। इसके कारण काफी हद तक हम चीजों को ठीक भी कर पा रहे हैं। तो कोई सिर्फ, मैंने कहा ना कि सिर्फ एक ही इशू नहीं है, इसको इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से भूगर्भीय जो परिवर्तन आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था, ये नियमों की अनदेखी वहां पर करते हैं। वहां के गांव वालों का आरोप था कि पहले कहा था विस्फोट नहीं करेंगे, फिर विस्फोट किया गया। जो एक नॉर्म्स होते हैं उनको ताक पर रखकर ये सब चीजें बनाई जाती हैं, ये सब चीजें की जाती हैं, और इसीलिए जो है प्रकृति अपने अंदाज में जवाब दे रही।
देखिए ऐसा है ना, हम कोई आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कुछ चीजों को ठीक करने के लिए बैठे हैं कि अगर चीजें ठीक करनी है तो इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इन चीजों पर नजर रखने वाली बहुत सारी एजेंसीज हैं, एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसमें सरकारें भी है, सरकार कोई अकेले हमारी नहीं है, इससे पहले की भी सरकारें रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक चीज अभी हुई है। तो सरकारें भी जो कुछ करती हैं, वो जो पीछे से हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम है, जो वहाँ का फीडबैक देता है, जो सैंक्शनें देते हैं, उन सब लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है। उसी के हिसाब से सरकार काम करती है, जो टेक्निकल वहां पर रिपोर्ट से आती है उसके आधार पर काम होते हैं। लेकिन मैं फिर उसी विषय पर आ रहा हूँ, अगर पहाड़ को त्रासदियों से नहीं तो आपको लग रहा है कि इतने सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स लगातार बन रहे हैं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसका इंपैक्ट नहीं है ये? देखिए, इसको पूरी तरह से आप नकार भी नहीं सकते, पूरी तरह स्वीकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी आड़ में हम अगर सिर्फ नेचर की बात करें, पर्यावरण की बात करें और उसको लेकर पूरे उत्तराखंड का डेवलपमेंट प्रोसेस हम बिल्डअप कर दें तो वो भी ठीक नहीं है। यहाँ के लोग तमाम बार मांग करते रहे हैं कि पर्यावरण के आड़ में हमारा विकास रुका हुआ है, इसमें संतुलन चाहिए, हमको विकास भी चाहिए तो पर्यावरण का संरक्षण भी चाहिए। तो मैंने कहा ना, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, नवीन भटनागर जी हैं, एनडीआरएफ के पूर्व डीजी हैं, डीआईजी हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सर, इस तरह की परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो अभी जो कोर्स ऑफ एक्शन इस वक्त चल रहा है, ये इसी तरह से कोर्स ऑफ एक्शन रहता है? कैसे आप लोग इसमें आगे प्रोसीड करते हैं? इनिशियली क्या आप लोगों के सामने चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह से ओवरकम करते हैं इस तरह के हालातों में? हाँ, ऐसे हमारे पास काफ़ी रिच एक्सपीरियंसेस हैं और स्पेशली हम जो एनडीआरएफ है इसके बारे में कहेंगे कि इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं और हमारे पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हैं टू मीट आउट दिस चैलेंज एंड आई एम श्योर दैट वी विल अचीव आवर टारगेट। लेकिन जो अभी भी चांस है, इतना ज्यादा ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, अभी टनल्स के अंदर हम जा रहे हैं और स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से हम जा रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि टनल में काफी चांसेस है कि कुछ लोग अंदर जिंदा बचे हों, क्योंकि काफी एयर गैप रह जाता है बीच में, पत्थरों के बीच में, और वहां हमें प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिल जाती है, हवा मिल जाती है। और इसके अलावा जो हम लोग का कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं से भी ऐसी ओपनिंग्स मिल जाए जो अंदर एयर का पास होता रहे। और वैसे जनरली ऐसी सिचुएशन में लोग 72 आवर्स तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है, क्योंकि बर्फ का पानी है, बहुत ठंडा है और एडिक्वेट खून जम जाता है, आदमी को प्रॉपर ऑक्सीजन फेफड़ों को नहीं मिल पाती है और आदमी का सेंसेस काम करने बंद कर देते हैं, तो इसलिए लोग बेहोश हो जाते हैं और चांसेस डेथ के ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, जल्दी से जल्दी हम लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। डिले हो रहा है रेस्क्यू में, वो इसलिए हो रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से ज्यादा तेजी नहीं कर सकते। ज्यादा तेजी करने से एक तो लोग वैसे नहीं मरेंगे तो वैसे मर सकते हैं निकालने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो बड़ा होशियारी से करना पड़ेगा रेस्क्यू। और इसके अलावा अपने जो लोग अंदर जा रहे हैं रेस्क्यू करने, एक अंदर से फ्लो आ सकता है, जो पानी का प्रेशर है, जो अंदर मड है, जो स्टोन्स हैं, जब इनका प्रेशर पीछे से आएगा तेजी से, तो ये हमारी मशीनरी और रेस्क्यू ऑपरेटर्स इन सब के ऊपर भी जो है बैड इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एनी हाउ, जैसे हमारे दूसरे विद्वानों ने कहा है, तो मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लगातार हर 3 महीने में या 6 महीने में लगातार पहाड़ों का ऑडिट होना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए, बराबर एक्सपर्ट एजेंसी से इनका सर्वे और ये सब होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे फिर एक धोखा खाएंगे। लेकिन जैसा आपने एमएलए साहब ने कहा, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एडिक्वेट मेजर्स लेने के बाद, और इस तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी इसको दे दिया गया, लो जी आप करो, ऐसे नहीं होता है। हर 3 महीने में, 6 महीने में जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनकी मदद से सर्वे, भाई अभी क्या पोजीशन है, अभी पहाड़ों की क्या पोजीशन है, अभी क्योंकि पहाड़ों के अंदर हीट भी है, इसके अंदर आपने देखा होगा गर्म पानी के चश्मे हैं, वो कहां से आए, इसका मतलब वहां नीचे से वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, उसके चलते पानी गर्म है। जब गर्म पानी जब इफेक्ट करता है, जब क्रैक पड़ती है पहाड़ों में, तो ग्लेशियर पे इफेक्ट होता है,
तो जब ग्लेशियर पे इफेक्ट होता है तो वो कंप्लीट ग्लेशियर जो है स्लाइड कर जाता है, जो यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद दूसरा यहाँ क्या हुआ है, ग्लेशियर गिरने से पानी एकदम बढ़ा और उसने जो यानी कि कुल मिलाकर हल्के बात है कि डैम एक संतुलन जो बनना बहुत ज्यादा कठोर जरूरी नीचे, है। ठीक है, उनको डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन प्रकृति भी जरूरी है, हमारे पहाड़ भी जरूरी हैं। तो एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और क्या ये संतुलन हो पा रहा है, और क्या ये जो घटना हुई है, क्या ये असंतुलन इसके पीछे वजह है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त की हेडलाइंस हम पहले देख रहे हैं, हेड जरूरी है और उसके साथ साथ लेकिन हमको अपनी जो पहाड़ हैं उनको बचाना भी है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैलेंस होना चाहिए। विकास हो रहा है ठीक है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, जैसे अभी नवीन भटनागर जी ने भी कहा। तो क्या इसमें कोई किसी तरह की लापरवाही हो रही है? क्योंकि देखिए ये तो साफ है कि असंतुलन है तभी प्रकृति इस तरीके से रिवर्ट कर रही है। इस असंतुलन को फिर दूर कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात हम उदाहरण ले लेते हैं कि 4 लेन हाईवे, ये कांग्रेस के जमाने में 4 लेन हाईवे बनाने की शुरुआत हुई थी, जो मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके बाद ये जो नई सरकार 6-7 साल से केंद्र में और राज्य में 4 साल से है, वहां 4 लेन हाईवे को तेजी से शुरू किया गया और युद्ध स्तर पर शुरू किया। अगर पूरा मलबा इतना अवैज्ञानिक ढंग से 4 लेन हाईवे पूरे पहाड़ को, जिसको कहते हैं, चीर दिया गया, जर्जर कर दिया गया, पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया गया। और किसने डिमांड की थी, कौन सी अक्लमंदी है कि आप 4 लेन हाईवे बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ रहे हैं? 4 लेन, क्या 2 लेन हाईवे से काम नहीं चल रहा था आपका? 4 लेन हाईवे का मतलब जितनी 4 लेन आप बनाएंगे उसी अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में आप लोगों को इनवाइट करेंगे उत्तराखंड आने के लिए कि आप उत्तराखंड आइए। इसका मतलब ये है कि आपने 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी थी और की जो रिपोर्ट्स है उस पर आपने कोई सबक नहीं सीखा कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून हो, सर्वे ऑफ इंडिया हो, कोई इंडिपेंडेंट वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट्स हैं, किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि आप हिमालय के नाजुक पहाड़ों को खोद करके आप वहां टनल बनाइए और वहां खोद आप जो है टनल बना करके। और ये जो पैसे की भूख है ना, ये दौलत कमाने की भूख, इस दौलत कमाने की भूख से न केवल आप उत्तराखंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब विनोद चमोली जी से लेता हूं। विनोद जी, ठीक है कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपने भी इस बात को कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पहाड़ का स्वरूप है उसको पूरी तरह से बदल दिया जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना प्रकृति का। एक कोई मानदंड तो तय होने चाहिए ना कि अप टू दिस एक्सटेंट हम इसको कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, अभी मैं लखेड़ा जी को भी सुन रहा था जी, और हमको ये मानना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है ये बिना देख रेख के नहीं चल रहा है। ये कोई सिर्फ अकेले उत्तराखंड का विषय नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विषय है। राज्य सीमावर्ती राज्य है और कहीं न कहीं इसके पीछे सुरक्षा कारण भी है। ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो बन रही हैं ये निश्चित तौर पर देखी जा रही होंगी और इसके तमाम एक्सपर्ट्स इसके पीछे हैं, उनकी देखरेख में ये बन रही है, तो इसको एकदम से नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, लेकिन सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि हाँ, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, डिफरेंट हैं। उसमें प्लेन्स जैसा सब कुछ आप नहीं कर सकते। अगर वैसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर नुकसान होगा। मेरी बात समाप्त हो जाए जरा। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि साहब उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों को लाने का प्रयास हो रहा है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी पर्यटन पर बहुत कुछ निर्भर कर रही है। जहाँ सुरक्षा का सवाल है वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का भी सवाल है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ की आर्थिकी मजबूत होगी। ये भी उसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसका भी लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो टेक्निकली पूरे देखरेख में हो, साउंड हो, उसके कारण कोई उसके आफ्टर इफेक्ट्स कोई ऐसे ना हो कि जिसके कारण जन हानि हो रही हो, माल की हानि हो रही हो, उसको देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने कहा कि डेवलपमेंट प्रोसेस को टेक्निकली देखना चाहिए, उसकी पूरी बाकायदा देखरेख में होना चाहिए एक्सपर्ट्स की। लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, उसको किया जाना चाहिए।
पहाड़ों को कैसे बचाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी बाकायदा नहीं, स्टडी क्योंकि सर होनी चाहिए, इसको उसके लेके लिए काफी योजना बननी स्टडीज भी चाहिए। हुई हैं और आईआईटी की भी एक स्टडी थी और जो वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून का उसकी भी एक स्टडी थी कि जो मानवीय गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं उत्तराखंड में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कई ऐसी जगह थी जो अनएक्सप्लोर्ड थी पिछले कुछ वक्त में, लेकिन अब लोग वहां भी पहुंच जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो मानवीय गतिविधियां हैं उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। देखिए ऐसा है ना, हम उत्तराखंड में आने वालों को तो रोक नहीं सकते ना, कोई बैरियर तो लगा नहीं सकते हैं। हम तो ऐसी परिस्थितियों में क्या बेहतर किया जा सकता है उसको देख सकते हैं। अब आने वालों को कैसे रोक लेंगे आप बताए, कोई बद्रीनाथ आना चाहते हैं, केदारनाथ आना चाहते हैं, उसको आप रोक देंगे क्या? संभव नहीं है। कल हमारा कुंभ होने वाला, लोग मांग कर रहे हैं कि साहब आप जो इस पर एसओपी जो जारी हो रही है, कम लोग आने चाहिए, नहीं ये गलत हो रहा है। तो ये जो आपदा आई है कल, क्या सरकार इसको सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर देख रही है, मैन मेड आपदा के तौर पर नहीं देख रही है कि ह्यूमन गतिविधियों की वजह से ऐसा हुआ होगा, या जिस तरह से पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं देख रही है सरकार इसको सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की तरह देख रही है? देखिए अभी हमारे सामने जो आपदा हुई है उसमें जो लोग हताहत हुए हैं वो कैसे राहत दी जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे लोगों को जो अभी सेफ है उनको बचाया जा सकता है, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। और उसके बाद भी निश्चित तौर पर इस पर एक पूरा आकलन किया जाएगा कि आखिर इसका मूल कारण क्या रहे। अगर ये लगता है कि भाई कोई डैम की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है किसी चीज से और कोई मैन मेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर देख रही है, सारे पहलुओं पर विचार कर। ठीक है, कविता अशोक जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं कविता जी, वो भी पैनल में इस वक्त। कविता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए क्या कह रही हैं? जी पूनिया जी, मैंने अभी सर की बात सुनी है। मैं इनकी बात से इतना तो सहमत हूँ कि मैं अभी 1 महीने पहले ही उत्तराखंड होकर आई हूँ, वहाँ पर डेवलपमेंट खूब चल रहा है। यानी देखिए ना, एक तरफ विकास की डिमांड है स्टेट में, क्योंकि टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, जिसको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टेट की जो इकोनॉमी है काफी कुछ उस पर्यटकों पर निर्भर करती है। मगर एक बात बताऊं पूनिया जी, कि जिस तरह से वह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे लगता है कि अंधाधुंध चल रहा है, प्लानिंग नहीं लग रही है वहां पर। ऐसे धड़ाधड़ मतलब बिल्कुल ट्रैफिक जाम करके, और इतना ज्यादा वो सेडिमेंट्री रॉक्स इतने कच्चे हैं, आप मानिए कि आए दिन वहां लैंडस्लाइड होता है। ये सबको पता है जो उत्तराखंड ट्रैवल करते हैं कि पहाड़ वहां के कच्चे होते हैं और इतने ब्लास्टिंग और जो इस तरह से तोड़ते हैं तो पहाड़ वैसे ही टूट रहे हैं। हम तो 3 घंटे हम लोग लैंडस्लाइड में खड़े होकर आए हैं 2 महीने पहले। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो क्या हाल होता होगा प्रकृति का। तो मैं समझती हूँ सिलेक्टिव टूरिज्म वहां हो नहीं सकता। जो ये कह रहे हैं ना कि अभी केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन, तो हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते एज अ नेशन कि भाई इतने लोग जाएंगे दर्शन के लिए, तो वो हो नहीं पाएगा। इस तरह से हम टूरिज्म को लिमिट नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए, रिसर्च स्कॉलर्स की सलाह ली जाए पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। और मुझे लग रहा है कहीं मॉनिटरिंग ऑन द ग्राउंड में कमी रह रही है। जैसे सर ने कहा कि मॉनिटरिंग में कमी है, अगर वो मंथली 6 महीने 3 महीने में मॉनिटरिंग होगी तो हो सकता है ऐसे हादसों को हम अवॉइड करें। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में लास्ट में कहना चाहूंगी कि ये ऐसे मुद्दे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें बैठ के देखना है कि हम कर क्या रहे हैं प्रकृति के साथ। नवीन जी, ये जो ये हिमालय बेल्ट है उत्तराखंड में, ये माना जाता है कि इसके जो पहाड़ हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा सुरक्षित इनको नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में निर्माण हो रहे हैं, ठीक है, फिर वही बात आएगी, ये एक अलग कॉन्ट्रडिक्शन है कि हाँ विकास भी जरूरी है लेकिन हमको प्रकृति भी बचानी है। लेकिन बड़ी संख्या में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहा है और अंधाधुंध हो रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इतना अंधाधुंध जो हो रहा है इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये बेस्ट टाइम है, लेसन लेना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं और बहुत चैनल्स पे मैंने बोला है कि इस प्रकार की एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सेफ तरीके से करना चाहिए। एजेंसियों की जो एजेंसी वैलिड है, जो ऑथराइज एजेंसीज हैं, उनके देखरेख में होना चाहिए और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसा आप समझ रहे हैं, आप विदेशों में जाइए, इससे खतरनाक पोजीशन में वहां डेवलपमेंट हो रही है, तो छोटी छोटी बातों पर घबराइए मत। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ के जो रॉक्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो इतना लोड बियरिंग कैपेसिटी हो। और दूसरा, पहाड़ों में हिमालयन रिज में अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी नीचे चल रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स में आपस में रगड़ हो रही है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाए। इसलिए जो भी डेवलपमेंट करें बड़ा सोच समझ के, और जैसे 4 लेन है, 4 लेन जरूरी नहीं है, आप 2 लेन से भी काम चला सकते हैं।
इसके अलावा पौधों को, पेड़ों को, आजकल हाई कार्बन रेटेड ग्रिल्स आ गए हैं, वो आप जहां से स्किड या जहां से कुछ ऐसा गिरने का चांसेस होता है वहां उनको फिक्स किया जा सकता है, तो एकदम वो नहीं गिरते हैं। जब धीरे धीरे अगर मान लीजिए लैंडस्लाइड हो रही है और या स्नो स्लाइड हो रही है या आपका स्टोन स्लाइड हो रही है, मड स्लाइड हो रही है, तो हाई रेटेड कार्बन की जो जाली हम लगाते हैं प्रोटेक्टिव, उससे जो है वो रुक जाती है, काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों के ऊपर जो है, जो ये इस टाइप की एक्टिविटी जो होती है ना, ब्लास्टिंग जो लोग करते हैं वो गलत है। जब लोग अपना मैन पावर बचाने के लिए और प्रॉब्लम बचाने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सबसे खतरनाक है। इसके ऊपर तो एकदम बैन हो जाना चाहिए। यानी कि उमाकांत लखेड़ा जी, मेरे पास अब वक्त कम है, मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर, क्या सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि विकास तो हम रोक नहीं सकते, तो किस तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाएं और क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है कि डेवलपमेंट भी चलता रहे लेकिन नेचर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है, नेचर भी बचा रहे, क्योंकि नेचर से ही हम हैं, नेचर से ही आप है, ये प्रकृति सब वही है। अगर वो खत्म, वो नाराज हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये सवाल किससे पूछा आपने? आपसे उमाकांत जी। अच्छा, देखिए, संतुलन तो परिवार के भीतर भी हम कहते रहते हैं, तो परिवार के भीतर भी संतुलन बनाकर के परिवार चल सकता है। लेकिन संतुलन का मतलब, जो जिस तरह के विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कौन सा आपने कौन से वैज्ञानिकों की राय के आधार पर आप पूरे हिमालय को छलनी कर रहे हैं। पूरे हिमालय के भीतर को तार कौन से पर्यावरण का, जो पर्यावरणविद है या साइंटिस्ट है या वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून है और कौन सर्वे ऑफ इंडिया है, कौन से वैज्ञानिक है जो कह रहे हैं कि पूरे हिमालय को टनल बना करके छलनी कर दीजिए। तो ये इस तरह के जो विकास, और दूसरी बात है कि इस तरह की जो आपदाएं होती है, कल से मैं 24 घंटे से देख रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि तब लोगों की जानें बचा दी। अरे, लोगों की जानें तो तब बचती कि आपके पास ऐसे इक्विपमेंट होते कि आप ड्रोन से इन सारे यानी कि अंधाधुंध विकास नहीं चाहिए, अंधाधुंध विकास नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट कमेंट कृष्ण मित्रू जी का, क्योंकि संपर्क बीच में चला गया था। कृष्ण मित्रू जी, आप पर्यावरणविद हैं, आपका एक लास्ट कमेंट, अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रकृति को नुकसान होगा और फिर सबको नुकसान होगा। जी, मैं तो यही कहूंगा कि अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि चमोली जी ने अभी कहा कि स्टेट को रेवेन्यू की जरूरत है, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी हम कर रहे हैं, जब आपदा हो जाती है उसके बाद जब हम टिप्पणियां करते हैं, मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग जो टिप्पणियां करते हैं, इनमें आप एक्सपर्ट्स को, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को या मिनिस्ट्री लेवल पे या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बिल्कुल क्यों डिस्कशन के लिए नहीं बुलाते हैं? पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि पॉलिटिशियंस का रोल लिमिटेड है, जब तक के इनकी इलेक्शन जिंदा है, जब तक कि इनकी सीट है। आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शंस कौन आएगा किसको पता, सिर्फ एक ब्यूरो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मेरे पास वक्त इतना ही था सर। समग्र प्रयासों की जरूरत है ताकि विकास भी साथ साथ चलता रहे और जो पहाड़ हैं, जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी बची रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको देने के लिए, जो वैल्यूएबल आइडियाज आपने हमारे साथ शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।